स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। इस समय पूरे देश में लोकसभा चुनाव का माहौल है। धनबाद भी इससे अछूता नहीं है। धनबाद में आगामी 25 मई को चुनाव है। 25 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इस बार के चुनाव में युवा संघर्ष मोर्चा प्रत्याशियों में एक उम्मीद की किरण दिख रही है। हर युवा में बस एक ही उम्मीद है कि वो उम्मीदवार सांसद का चुनाव जीतने के बाद उनकी आवाज बनेंगे। युवा संघर्ष मोर्चा तमाम प्रत्याशियों से निम्न मांगे कर रही है कि हमें एक ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए जो भटके युवाओं को रोजगार से जोड़े। युवाओं के पास आज डिग्रियां तो हैं पर रोजगार नहीं है। धनबाद का सांसद कोई ऐसा हो जो युवाओं के रोजगार के लिए आवाज बने। उधर झरिया धनबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह ने गुरुवार को पति जय मंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह की अगुवाई में झरिया में रोड शो किया, जिसमें हजारों लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। रैली जेलगोरा कांग्रेस कार्यालय से शुरू हुई और झरिया के विभिन्न क्षेत्रों से होकर धनबाद जिला परिषद मैदान तक गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अनुपमा सिंह के समर्थन में नारे भी लगाए और लोगों से कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। बेरमो के कांग्रेस विधायक जय मंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह ने कहा कि धनबाद लोकसभा में आम लोगों का भरपूर प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। यही कारण है कि लोग सड़क पर उतरकर अपना समर्थन जता रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि धनबाद लोकसभा सीट से जनता के आशीर्वाद से भारी समर्थन से अनुपमा सिंह की जीत होगी। रोड शो के दौरान लोगों में भारी उत्साह दिखाई दिया और पिछले सभी पार्टियों के रोड शो के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए अनूप सिंह ने इस दौरान यहां बड़ी जीत का दावा किया है। उधर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने धनबाद में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि छठे चरण के चुनाव में झारखंड की 3 सीट रांची, जमशेदपुर और धनबाद लोकसभा सीट कांग्रेस जीत रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान जनता का कांग्रेस के प्रति जिस तरह से रुझान देखने को मिल रहा है, इससे साबित होता है कि धनबाद से कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह भारी मतों से धनबाद सीट जीतने जा रही हैं। मंत्री बदल पत्र लेख और इसके साथ ही मंत्री हाफिजुल हसन को ईडी द्वारा समन भेजे जाने के मामले में उन्होंने कहा कि मीडिया के माध्यम से जानकारी मिल रही है कि 2 मंत्रियों को ईडी ने समन जारी किया है और ये साफ बता रहा है कि बीजेपी हार रही है। उधर नाला प्रखंड के अखेरा पंचायत में सालकुंडा ग्राम के लोगों ने लोकसभा चुनाव पर चर्चा के दौरान वोट बहिष्कार का मन बनाया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हमेशा चुनाव के वक्त अधिकारी प्रचार कार्यक्रम के दौरान हमारे गांव में आते हैं और हमें मूलभूत सुविधाएं देने का आश्वासन देते हैं, लेकिन 2016 से हम विभाग में अर्जियां डाल रहे हैं। पक्की सड़क, पुलिया, चापाकल और ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा ग्राम को दी जाए, पर 2016 से हमें ऐसा लग रहा है कि नेताओं के साथ प्रशासनिक अधिकारी भी वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए हमसे सिर्फ छल कर रहे हैं। और उधर झारखंड में मजदूरों के मसीहा माने जाने वाले स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह की चौथी पुण्यतिथि मनाई गई। ढोरी स्टाफ क्वार्टर स्थित विधायक के आवास पर मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आपको बता दें कि स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह 6 बार विधायक और पूर्व मंत्री रह चुके थे। पूरे कोयलांचल में गरीब मजदूरों, जरूरतमंदों के एक मजबूत स्तंभ थे। पूरे कोयलांचल में भी जगह जगह उनकी पुण्यतिथि मनाई गई। इस पुण्यतिथि के दौरान स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह की पत्नी रानी सिंह, बड़े बेटे बेरमो विधायक कुमार जय मंगल सिंह, धनबाद लोकसभा प्रत्याशी अनुपमा सिंह और समर्थकों ने पंक्ति में खड़े होकर
उनकी मूर्ति पर पुष्प अर्पित किए और श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं उनकी धर्मपत्नी रानी सिंह, उनकी बहुएं और पोते पोतियां काफी भावुक भी इस दौरान नजर आए। पुण्यतिथि के दौरान मीडिया से बात करते हुए धनबाद लोकसभा प्रत्याशी अनुपमा सिंह ने कहा कि पूरा झारखंड आज उनको याद कर रहा है। उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। सभी के भीतर उनके प्रति प्यार बरकरार है और हमेशा बरकरार रहेगा। और साथ ही चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि सारी तैयारियां हो चुकी हैं, जनता का पूरा समर्थन है। मैं बस धन्यवाद की जनता से इतना ही अपील करना चाहूंगी कि अपनी बेटी को भारी वोट देकर विजयी बनाएं। उधर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि 5 चरण के चुनाव के बाद देश भर में 1,07,00,000 वोट बढ़ गए। मतलब देश में जहां जहां चुनाव है, हर लोकसभा क्षेत्र में औसतन 28,000 वोट जोड़ दिए गए। आयोग ने बताया कि वोटिंग के बाद ये वोट कैसे बढ़े। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय में इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि एक डरा हुआ, सहमा हुआ चुनाव आयोग का छठे चरण में क्या रुख होगा जब देश की जनता अपना वोट डालेगी। साथ ही उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के पक्ष में चुनाव आयोग जबरन मतदान करा रही है। फॉर्म 17C जब है और उसका आंकड़ा भी है तो 7 दिन और कहीं कहीं तो 11 दिन बाद वोटिंग प्रतिशत जारी किया जा रहा है। इसके साथ ही संताल परगना में 1 जून को चुनाव है, पर गोड्डा के प्रत्याशी ट्वीट करते हुए हैं कि मंत्री हफीजुल हसन और बादल पत्रलेख को ईडी ने समन जारी किया, 25 को बुला लिया। क्या चुनाव आयोग को दिखाई नहीं देता? क्या ईडी को दिखाई नहीं देता? क्या ईडी को खंडन नहीं करना चाहिए कि मैंने समन जारी नहीं किया? हिंदू मुसलमान की बात नहीं करें भाई। हिंदू मुसलमान की बात तो इंडिया ब्लॉक ने कभी नहीं की, वो तो भाजपा खुलकर करती है, एनडीए खुलकर करती है। तो उस नोटिस पर आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? प्रधानमंत्री के चुनावी सभाओं को क्यों नहीं रोका? उस नोटिस में कहा गया है कि भारत के संविधान पे भी बात मत की। जो संविधान लोकतंत्र प्रदान करता है, चुनाव आयोग का प्रावधान रखता है, चुनाव में संविधान का बात मत कीजिए। उधर लोहरदगा जिले के स्नेहा थाना क्षेत्र के चित्री अंबाटोली में गुरुवार को मनरेगा सिंचाई कूप निर्माण के दौरान सिंचाई कूप की मिट्टी धंसने से मिट्टी के नीचे 4 मजदूर दब गए और मिट्टी के भीतर समा जाने की वजह से चारों की जान चली गई। सभी को जिला प्रशासन ने 4 घंटे की बड़ी मशक्कत के बाद जेसीबी लगाकर इस दौरान यहां पर हटाने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से उनको बाहर निकाला गया और फिर सदर अस्पताल पहुंचाया गया। मजदूरों के परिजन हॉस्पिटल में पहुंचे और सभी करोड़ों का बुरा हाल था। वहीं अंजुमन इस्लामिया के सदर ने इस दौरान घटना के प्रति बेहद दुख व्यक्त करते हुए परिजनों को हर संभव मदद देने की घोषणा की है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर और राम भक्त हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये सभी बातें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान स्टेडियम में की, जहां पर एनडीए प्रत्याशी डॉक्टर संजय जायसवाल के पक्ष में आयोजित जनसभा के दौरान वो ये सब बातें कहते हुए नजर आए। विशाल जनसमूह को संबोधित करने के पहले सीएम योगी ने कहा कि मैं इस पावन धरा को नमन करता हूं। उन्होंने कहा कि पूरे देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है, छठे चरण का मतदान है, जिसमें आप सभी लोग एक मुश्त से एनडीए के पक्ष में मतदान करें। उन्होंने फिर एक बार मोदी सरकार अब की बार 400 पार का नारा देते हुए उपस्थित लोगों का हौसला बढ़ाया, जिसके बाद उत्साहित लोगों से माहौल गूंज गया। इस नारे पर कांग्रेस और आरजेडी को चक्कर आता है। उन्होंने कहा कि ये चारों खाने चित हो गए हैं। सीएम योगी ने पीएम मोदी के कार्यों को गिनाते हुए कहा कि मोदी जी ने देश का कायाकल्प किया है।
सड़क रेल में बड़े कार्य हुए हैं। पीएम मोदी ने गरीबों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। मोदी जी के कारण डीबीटी के माध्यम से गरीबों के खाते में पैसा पहुंचता है। इसलिए मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए संजय जायसवाल को जिताना है। अगली खबर मोतिहारी से है, जहां महागठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए पूर्व उप मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी लगातार जनसभा कर रहे हैं। आज चंपारण लोकसभा के बनकटा प्रखंड के राम मनोहर लोहिया मैदान में कांग्रेस उम्मीदवार मदन मोहन तिवारी के पक्ष में चुनावी सभा की। इस दौरान प्रखंड के कांग्रेस उम्मीदवार मदन मोहन तिवारी को जिताने की इस दौरान लोगों से अपील की गई। तेजस्वी यादव ने लोगों से वोट देने की अपील करते हुए कहा कि अगर मेरी सरकार बनी तो 1 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, गैस सिलेंडर के दाम कम करेंगे, युवाओं को आर्थिक मदद करेंगे, महिलाओं के खाते में खटाखट पैसे देंगे। इसलिए तमाम वोटर चुपचाप अपना मतदान करने का कार्य करें। मोदी जी 2014 में मोतिहारी आए थे। बापू की धरती से कहा था कि अगली बार जब आएंगे तो यहाँ की चीनी मिल की चीनी से चाय पिएंगे। ऐसा हुआ क्या? उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने केवल गांधी की धरती से झूठ बोलने का कार्य किया है। खुलना चाहिए था कि नहीं खुलना चाहिए था? पलायन यहाँ का रुकना चाहिए था कि नहीं रुकना चाहिए था? आप लोगों का सीमा नेपाल से बगल में है, बाढ़ आता है। बाढ़ के लिए प्रधानमंत्री जी ने 10 साल में एक बार भी बैठक नहीं किया, एक बार भी 1 मिनट के लिए भी मीटिंग नहीं किया ताकि बाढ़ की समस्या का समाधान कर सके। ये मोदी जी ने केवल आप लोगों को ठगने का काम किया। इसलिए हम लोग कहना चाहते हैं, हम लोगों ने कलम बांटा है, भाजपा के लोग तलवार बांटने का काम करते हैं, नफरत की राजनीति करते हैं। आप मालिक हैं, अब आपको फैसला करना है कि कलम बांटने वाले का साथ दोगे कि तलवार बांटने वाले का साथ दीजिए। उधर नेट के एग्जाम को लेकर 2 जून को उच्च विद्यालयों में आयोजित होने वाले मॉक टेस्ट को लेकर प्रशिक्षण के निमित्त सभी प्रधानाध्यापक और कंप्यूटर शिक्षकों की बैठक में गुरुवार को जिला स्कूल में इस दौरान उस वक्त अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई जब बीच मीटिंग में बीपीएससी पास शिक्षक को डीपीओ ने कथित रूप से गधा कह दिया। इसके बाद बैठक में हंगामा शुरू हो गया। शिक्षकों ने जमकर डीपीओ सर्व शिक्षा के बयान का जमकर विरोध किया। डीपीओ की उपस्थिति में बैठक का बहिष्कार करने का निर्णय लेकर सभी प्रधानाध्यापक बैठक छोड़कर निकल गए। बाद में डीपीओ शिवनाथ रजक दूसरी शिफ्ट की बैठक में उपस्थित हुए और बैठक की और औपचारिकताओं को पूरा कराया गया। उधर पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन और लालू यादव की बेटी मीसा भारती के लिए पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और रोहिणी आचार्य ने पाटलिपुत्र क्षेत्र में जगह जगह जनसंपर्क किया, जहां लोगों का खूब समर्थन मिला। वहीं राबड़ी देवी ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है, नीतीश कुमार और बीजेपी को हमें जितनी गाली देनी है वो दे ले, लेकिन फैसला देश की जनता ही करेगी। तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर को बीजेपी का एजेंट बताया है। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर जो हैं वो बीजेपी के एजेंट हैं और ये बात आप सब लोगों ने सुनी होगी। अब बीजेपी जब हारने लगी तो तीसरे और चौथे चरण के बाद उनका बोलबाला शुरू हो गया है। बीजेपी के लोगों ने माहौल बनाने के लिए और प्रशांत किशोर को तो मेरे चाचा ने ही कहा था कि अमित शाह के कहने पर ही राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था। आज तक उसका खंडन न अमित शाह ने किया न ही प्रशांत किशोर ने किया और अब वो वीडियो मेरे पास अभी भी है। ये तो शुरू से ही बीजेपी के हैं। जो पार्टी इनके साथ काम करेगी वो पार्टी बर्बाद हो जाएगी। मुझे उनसे थोड़ी कुछ कहना है, लेकिन आपको समझना होगा कि प्रशांत किशोर एकदम बीजेपी माइंड के आदमी हैं। किशोर जो जी हैं, देखिए वो बीजेपी के एजेंट हैं
और ये बात आप लोग सब लोगों ने सुना होगा। अब बीजेपी जब हारने लगी तो तीसरे चौथे चरण के बाद उनको बुलवाना शुरू कर दिया बीजेपी के लोगों ने माहौल बनाने के लिए। और प्रशांत किशोर जी को तो मेरे चाचा ने ही कहा था कि अमित शाह के कहने पे हमने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया, और आज तक उसका खंडन ना ही अमित शाह ने किया है ना ही प्रशांत किशोर जी ने किया है। और वो वीडियो मेरे पास अभी भी है, आप लोगों के पास भी है, जरूर चलाइएगा, जिसमें नीतीश कुमार जी ये कहते हैं कि प्रशांत किशोर जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हम अमित शाह जी के कहने पे बनाए। उधर मैनपुरी के किशनी में मिट्टी खनन के विरुद्ध अभियान चलाने से जेसीबी संचालकों में रोष है। 2 युवकों का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। एक जेसीबी संचालक एसडीएम की गाड़ी को जेसीबी से कुचलने की धमकी दे रहा है। बता दें कि एसडीएम प्रसून कश्यप ने मिट्टी खनन करने पर बड़ा अभियान चलाया। एक सप्ताह पूर्व उन्होंने पलोडी में अवैध खनन कर रहे 2 डंपर और एक ट्रैक्टर को पकड़कर भारी जुर्माने की कार्रवाई कराई थी। खनन करने वाले रात में तहसील के आसपास एसडीएम की रेकी कर रहे हैं ताकि उनकी लोकेशन पता चलती रहे। सोशल मीडिया पर 2 व्यक्तियों का ऑडियो वायरल हुआ। वायरल ऑडियो में एक व्यक्ति एसडीएम के आने पर गाड़ी सहित कुचलने की बात कर रहा है। उसने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए एसडीएम के आने पर जिंदा वापस ना जाने की धमकी दी। दूसरी तरफ से बात करने वाले व्यक्ति ने ऑडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल ऑडियो में धमकी देने वाला इस दौरान क्षेत्र का एक जेसीबी संचालक बताया जा रहा है। उधर कानपुर देहात में पुरानी रंजिश के चलते 2 गांवों के लोगों में विवाद हो गया। दोनों पक्षों में विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों में गोलियां चल गई और कई लोगों के घायल होने की खबर है। बता दें कि फतेहपुर रोशनाई गांव के दबंगों ने रनिया कस्बे के आर्यनगर फर्स्ट मोहल्ले के रहने वाले लोगों पर हमला कर दिया। दबंगों ने लग्जरी कारों से मोहल्ले में घुसकर कई राउंड फायरिंग की, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया और इलाके में पुलिस बल तैनात किया गया है। आज कानपुर देहात के थाना रनिया अंतर्गत राजेंद्र नगर में पानी का बतासा खाने के दौरान 2 पक्षों में कहासुनी हो गई और विवाद हुआ। इस विवाद के क्रम में अभियोग थाना रनिया में पंजीकृत किया गया। अभियोग पंजीकरण में जो आरोपी गण थे उनके द्वारा इस बात का शाम को विरोध किया गया और कुछ लोगों के समूह में प्रथम पक्ष जिसने अभियोग पंजीकृत कराया था उन लोगों पर लाठी डंडे से मारने का प्रयास किया गया। इसी क्रम में वहां पर एक स्थानीय दुकानदार की दुकान पे बैठे हुए लोगों से मारपीट की गई और दुकान को बंद कराने का प्रयास किया गया। दुकान में बैठे लोगों की मारपीट को देख करके उस दुकान के मालिक द्वारा ऊपर से हवाई फायरिंग की गई। और उधर उत्तर प्रदेश के कानपुर में आज दर्दनाक हादसा हो गया जब गंगा नहाने गए 3 बच्चे नदी में डूब गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। गोताखोरों की मदद से तीनों बच्चों को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन तब तक तीनों बच्चों की जान जा चुकी थी। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार वालों में मातम छा गया। सहायक पुलिस आयुक्त ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि तीनों बच्चों के शवों को बरामद कर लिया गया है। घटना अरोल थाना क्षेत्र की है। राज्यों से जुड़ी हुई खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।